अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज जो हम टॉपिक पढ़ेंगे वो है सोमैटिक सिम्टम इलनेस डिसऑर्डर। सोमैटिक सिम्टम इलनेस डिसऑर्डर को जो है वो DSM-4 टेक्स्ट में सोमैटाइजेशन डिसऑर्डर का नाम दिया जाता था, जबकि DSM-5 में जो है वो उसको नाम दिया जाता है सोमैटिक सिम्टम इलनेस डिसऑर्डर। चलें जी, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सोमैटिक सिम्टम इलनेस डिसऑर्डर स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा सा साइकोसोमैटिक डिसऑर्डर का ओवरव्यू लेते हैं। साइकोसोमैटिक डिसऑर्डर बेसिकली वो डिसऑर्डर है जिसमें एक पर्सन जो है वो अपनी जितनी भी मेंटल स्ट्रेस होता है, अपनी जितनी जो है वो आप कह लो इमोशनल स्टेट है, मेंटल इमोशनल स्टेट, उसको कन्वर्ट करता है फिजिकल सिम्टम में। तो उन डिसऑर्डर को जिन जिन डिसऑर्डर में ये कन्वर्ट करता है उनको कहते हैं, ये जिस कंडीशन कन्वर्ट करता है उसे आप कहते हो साइकोसोमैटिक डिसऑर्डर। यानी जो सोमैटिक सिम्टम इलनेस डिसऑर्डर है, इसका एक नाम हम कह सकते हैं कि इसका एक नाम जो है वो साइकोसोमैटिक जो है वो डिसऑर्डर है। आप सामने देख सकते हैं, डेफिनेशन बताइए कि साइको जो है वो सोमैटिक जो वर्ड है वो बिगिन होता है टू कन्वे द कनेक्शन बिटवीन माइंड एंड द बॉडी इन स्टेट ऑफ हेल्थ एंड इलनेस। यानी साइकोसोमैटिक जो वर्ड है वो बेसिकली शो करता है किस तरीके से माइंड और बॉडी के दरमियान का जो है वो कनेक्शन है। अगर माइंड के अंदर जो है वो कोई चेंज आता है, माइंड को जो है वो कोई कॉज कर सकता है बॉडी को इधर फिजिकल सिम्टम या उन फिजिकल सिम्टम को जो है वो वर्स कर सकता है। जैसे आपने देखा बहुत से लोगों को जो है जिनको ये डायबिटीज शुगर वगैरह होता है, जिनको कोई मेंटल स्ट्रेस होती है, तो मेंटल स्ट्रेस जो है वो क्या करती है, माइंड में ये नहीं चेंज आया तो उनकी ऑटोमेटिकली बॉडी में चेंज लेके आती है, जिसकी वजह से उनका ब्लड प्रेशर रेज हो जाता है, शुगर वगैरह जो है वो रेज हो जाता है। नीचे आप एग्जांपल देख सकते हो कि बताया कि डायबिटीज़, हाइपरटेंशन या कोलाइटिस वगैरह ये वो सारी मेडिकल इलनेस हैं जो इन्फ्लुएंसेस होती हैं बाय स्ट्रेस एंड इमोशन। यानी एक पर्सन के अगर स्ट्रेस में या इमोशन में कोई चेंज आता है, वो इमोशनली डिस्टर्ब होता है, तो ये सारी चीज़ें जो है उसकी इलनेस को जो है वो अफेक्ट करती हैं। नेक्स्ट आ जाए तो टर्म बताया हिस्टेरिया। हिस्टेरिया बेसिकली कहते हैं मल्टीपल फिजिकल कंप्लेंट को विद नो एक बेसिस। पास्ट में माजी में फीमेल में डिसऑर्डर ज़्यादा पाया जाता है जिसमें उनको डिफरेंट फिजिकल सिम्टम्स होती हैं जिनके अंदर या वो डिफरेंट फिजिकल कंप्लेंट करती थी, और जब उनका डायग्नोस्टिक टेस्ट किया जाता था तो कोई उनमें फाइंडिंग जो है वो समझ नहीं आती थी। और इस तरह के पेशेंट जो हिस्टेरिक होते थे वो ये सिम्टम भी ड्रामेटिकली जो है वो डिस्क्राइब करते थे, अपनी कंप्लेंट्स को जो है वो बताते थे कि उनको जो है वो ये है। मिडिल एज में समझा जाता था कि हिस्टीरिया कोई जादू वाली बीमारी है, या अगर किसी पे कोई जिन भूत हो गए हैं या किसी पे जादू टोना वगैरह है तो उसकी वजह से जो है वो या जिन किसी के अंदर आ गया तो उसकी वजह से जो है वो ये बीमारी होती है। पीपल जो हिस्टीरिया के साथ थे, ज़्यादा जो कि फीमेल में डिसऑर्डर देखा जाता था, उनको समझा जाता था कि दे आर ईवल, या उनके अंदर कोई ईवल स्पिरिट्स आ चुके हैं जिसकी वजह से वो इस तरीके से बिहेव कर रहे हैं। देन पॉल जो है वो ब्राइक्यूट एंड जीन मार्टिन चार्टकोट, ये दो फ्रेंच फिजिशियन थे। इन्होंने जो है वो इस डिसऑर्डर को स्टडी किया, इन सारे लोगों को जिनके अंदर अलामात और सिम्टम थे, वो फर्स्ट टाइम उन्होंने कहा कि जो है वो हिस्टीरिया एक नर्वस सिस्टम का जो है वो डिसऑर्डर है। नेक्स्ट सिगमंड फ्रॉइड उन्होंने जो चार्टकोट के साथ वर्क किया तो उसने देखा कि जो हिस्टेरिक पेशेंट है उनको ट्रीट किया जा सकता है, उनको जो है वो मैनेज किया जा सकता है। उसने उनको ऑब्जर्व किया और उसके ऊपर जो है वो हिप्नोसिस जो थेरेपी है उसको अप्लाई किया। जब उन्होंने हिप्नोसिस थेरेपी को अप्लाई किया सिगमंड फ्रॉइड ने, तो उसने देखा कि लोगों की जो फिजिकल सिम्टम है वो रिलीफ हो रही है, जैसे वो अपनी मेमोरीज को अपने एक्सप्रेस इमोशन को जो है वो एक्सप्रेस करते हैं। यहाँ से फ्रॉइड ने जो है वो कॉन्सेप्ट दिया, ये प्रपोज किया कि पीपल कैन कन्वर्ट अनएक्सप्रेस इमोशन इनटू द फिजिकल सिम्टम। यानी अगर उनकी कोई अनएक्सप्रेस इमोशन है जो दूसरे के साथ शेयर नहीं करते, तो वो अनएक्सप्रेस इमोशन जो किसी से शेयर नहीं हुई वो फिजिकल सिम्टम में कन्वर्ट हो सकती हैं, जिसको अब नाम दिया जाता है सोमेटाइजेशन। इसको अब हम जो है टर्म यूज़ करते हैं कि जब पर्सन जो है वो अपनी अनएक्सप्रेस इमोशन को कन्वर्ट करते हैं फिजिकल सिम्टम को, तो उसको हम नाम देते हैं सोमेटाइजेशन का। तो फ्रॉइड ने इसका जो है वो बहुत अर्सा पहले जो है वो इसका कॉन्सेप्ट दिया था। चलिए जी, हम स्टार्ट करते हैं। अब एक्चुअल में जो हमारे डिसऑर्डर है सोमैटिक सिम्टम इलनेस डिसऑर्डर, याद है सोमैटिक मीन बॉडी, ठीक है। सिम्टम इलनेस जो है वो डिसऑर्डर के किस तरीके से जो है वो जब एक पर्सन की मेंटल स्टेट में कोई चेंज आता है तो उसकी वजह से जो है वो किस तरीके से जो है वो उसकी बॉडी में जो है वो सिम्टम्स प्रोड्यूस होती हैं। सोमेटाइजेशन डिफाइन एज अ ट्रांसफरेंस ऑफ मेंटल एक्सपीरियंस। बड़ी प्यारी डेफिनेशन बताइए, इसमें एक्सप्लेन किया है कि जो है कि हम ट्रांसफ़र करते हैं अपने मेंटल एक्सपीरियंस एंड स्टेट को इनटू द फिजिकल सिम्टम। जैसे सपोज आज आप खुश हो, आप हैप्पी एक्साइटेड हो, तो ऑटोमेटिकली यू फील अलर्ट, यानी आपकी मेंटल स्टेट क्या, आप एक्साइटेड हो, हैप्पी हो, खुश हो, तो ऑटोमेटिकली आपकी बॉडी क्या में कौन सी स्टेट डेवलप होगी, आप अलर्ट फील करोगे, आप जो है वो एक्टिव फील करोगे, हम सारा कुछ करने के लिए जो है वो विलिंग हो जाएंगे। तो सोमेटाइजेशन आप डिफाइन कर सकते हो, इसमें क्या होता है, ट्रांसफरेंस होती है आपकी मेंटल
एक्सपीरियंस द स्टेट की इनटू द जो है बॉडी सिम्टम। सोमैटिक सिम्टम इलनेस डिसऑर्डर की जो है वो नेक्स्ट डेफिनेशन बताइए, इंपॉर्टेंट आपको पेपर में पूछी जा सकती है कि कैन बी कैरेक्टराइज एट द प्रेजेंस ऑफ फिजिकल सिम्टम that suggest a medical condition without demonstrable organic basis to account fully for them। यानी इसमें क्या होता है कि पर्सन को जो है वो फिजिकल सिम्टम होती हैं और वो जो शो भी करती हैं कि इस वजह से फॉर एग्जाम्पल पर्सन को शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो रही है, और वो शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ शो करती है कि माइट भी इसको कोई अस्थमा ना हो, कोई रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम ना हो, कोई हार्ट इशू नहीं होगा है, लेकिन रेस्पिरेटरी है कोई इशू है ना हो, या वैसे उसको ब्रीथिंग में जो है उसको सफोकेशन फील ना हो रही हो, तो उसके लिए जब टेस्ट वगैरह करवाए जाते हैं तो उसका सारे टेस्ट जो है वो क्लियर आते हैं, एक्सरे क्लियर आता है, वो शो करता है कि इस पर्सन को जो है वो लंग बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल ठीक है, उसको कोई जो है वो बिहाइंड पैथोलॉजी नहीं है, ठीक है। तो उस सेंस में बताया कि फिजिकल सिम्टम प्रेजेंट होती हैं जो एक मेडिकल कंडीशन को सजेस्ट करती हैं, लेकिन उसमें कोई डिमॉन्स्ट्रेटेबल ऑर्गेनिक बेसिस नहीं होती टू अकाउंट फुली फॉर दैम। यानी उसको प्रूव करने के लिए जब डायग्नोस्टिक टेस्ट किया जाता है तो सारे डायग्नोस्टिक टेस्ट जो है वो नॉर्मल आते हैं। आगे आ जाओ तो ये 3 सेंट्रल फीचर्स बताएं सोमैटिक सिम्टम इलनेस डिसऑर्डर के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको पेपर में पूछे जा सकते हैं। पहला ये बताया कि फिजिकल सिम्टम जो है वो सजेस्ट करेंगे मेडिकल इलनेस को दैट हैव नो डिमॉन्स्ट्रेटेबल ऑर्गेनिक बेसिस। जो भी मैं पीछे बात करके आएंगे, जब उनकी डायग्नोस्टिक टेस्टिंग की जाएगी तो वो सारी नॉर्मल आएगी, क्लियर होंगे वो उसमें। सेकेंड ये बताया कि जो साइकोलॉजिकल फैक्टर है या कॉन्फ्लिक्ट है वो इम्पोर्टेंट होते हैं किसको इनिशिएट करवाने में, एक्सरसरवेट करने में, या सिम्टम्स को जो है वो मेंटेन करवाने में। यानी अगर किसी को कोई साइकोलॉजिकल फैक्टर है या कोई कॉन्फ्लिक्ट है किसी के साथ जो रहता है तो उसकी वजह से वो सिम्टम या तो इनिशिएट हो सकती हैं, या फिर जो है वो आप कह लो कि उसमें सिम्टम मज़ीद पहले से बढ़ सकती हैं, या सिम्टम जो है वो ट्रीट होने के बजाय कॉन्टीन्यू जो है वो रह सकती हैं। फिर नेक्स्ट आपके पास आता है कि सिम्टम जो है वो और मैग्नीफाई हेल्थ कंसर्न आर नॉट अंडर द क्लाइंट कॉन्शियस कंट्रोल। यानी वो सारी सिम्टम उस पर्सन के कॉन्शियस कंट्रोल में नहीं होती, वो चाहे भी उनको ख़त्म करना तो वो उनको ख़त्म जो है वो नहीं कर सकता। फिर नीचे आज तो बताया कि क्लाइंट आर कन्विंस, और इस तरह के पेशेंट जो कोई सोमैटिक सिम्टम इलनेस डिसऑर्डर होता है वो ये कहते हैं उनको कोई सीरियस फिजिकल प्रॉब्लम हो चुका है, ठीक है, डिस्पाइट कि उनके नेगेटिव रिजल्ट्स आते हैं, बट स्टिल दे आर कन्विंस कि उनको कोई सीरियस इलनेस हो चुकी है। सेकेंड आ जाओ तो बताया कि बहुत सारे मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल जिनको ये पता नहीं होता कि एक्चुअली में सोमैटिक सिम्टम इलनेस डिसऑर्डर है क्या, वो इस तरह के पेशेंट को जो है वो के साथ जो है वो सिंपैथेटिक नहीं होंगे, क्योंकि उनको लगेगा शायद पेशेंट ड्रामा कर रहे हैं या एक्टिंग वगैरह कर रहे हैं। नेक्स्ट आ जाए तो आपके पास जो है वो इसकी टाइप्स बताई हुई हैं कि कौन कौन सी जो है वो सोमैटिक सिम्टम डिसऑर्डर की टाइप्स है। सबसे पहले आ जाता है सोमैटिक सिम्टम डिसऑर्डर, जिसमें एक पर्सन को एक से ज़्यादा फिजिकल सिम्टम प्रेजेंट हो सकते हैं जिनकी कोई ऑर्गेनिक बेसिस वगैरह नहीं होती, और इस तरह के पर्सन ज़्यादातर अपना टाइम और एनर्जी फोकस करते हैं उन हेल्थ कंसर्न पे कि उनको जो है वो ये सीरियस इलनेस वगैरह हो गई है, जिसकी वजह से वो ज़्यादातर टाइम परेशान रहेंगे, अपसेट रहेंगे अपनी हेल्थ को लेके। जबकि कन्वर्जन डिसऑर्डर की बात की जाए तो इन्हें कन्वर्शनल रिएक्शन भी कहते हैं। इसमें पर्सन को अनएक्सप्लेन या आप कह लो सडन डेफिसिट होता है उसकी सेंसरी और मोटर फंक्शनिंग में। सडन डेफिसिट होता है किसमें, उसकी सेंसरी और मोटर फंक्शनिंग में जो है, यानी बैठे बैठे एकदम उसको जो है वो नजर आना बंद हो सकता है, उसका कोई एक लिम्ब या पार्ट जो है वो बॉडी का पैरालाइज हो सकता है। दीज डेफिसिट्स सजेस्ट अ न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर बट आर एसोसिएटेड विद साइकोलॉजिकल फैक्टर। यानी बताया ये लगता है कि अगर वो ब्लाइंड है या उनको कोई पैरालिसिस वगैरह है, कोई वीकनेस वगैरह हो रही है तो ये कोई न्यूरोलॉजिकल कॉज है, बट एक्चुअल में उसके बिहाइंड कोई ना कोई साइकोलॉजिकल फैक्टर होता है। नेक्स्ट आज तो बताया कि इन सब के वजह से उनके अंदर फंक्शनल इम्पेयरमेंट हो सकती है, इसके साथ उनके अंदर एक एटीट्यूड डेवलप हो सकता है लबिला इंडिफरेंस, जिसमें वो अपनी सीमिंग लैक ऑफ कंसर्न डिस्ट्रेस अबाउट फंक्शनल लॉस, यानी उनको उस लॉस के बारे में इतनी टेंशन नहीं होती जो है वो के बारे में जो है वो इतना कोई ख़ास जो है वो कंसर्न शो नहीं करेंगे कि जो है वो इस तरीके से जो है वो होगी, क्योंकि उनका ज़्यादातर माइंड अपना उस साइकोलॉजिकल फैक्टर की तरफ ही होता है। तो कन्वर्जन डिसऑर्डर इन शॉर्ट ये बताया हुआ कि इसमें पर्सन को सडन सेंसरी या मोटर डेफिसिट, सेंसरी मीन चीज़ों को सेंस करने के लिए आते एकदम सेंस उनकी सेंसेस जो है वो डिस्टर्ब हो सकती हैं, या उनका कोई लॉस हो सकता है, या उसकी जो मोटर फंक्शनिंग है जैसे विजन में है या जो है मूवमेंट, ये सारे फंक्शन जो है वो उसमें सडन डेफिसिट जो है वो हो सकता है। हमें नॉर्मली इस तरह के पेशेंट जितने मर्जी जो है आप कह लो ट्रीटमेंट करवा लो उनको फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि जब तक इनका वो साइकोलॉजिकल कॉज ट्रीट नहीं होता तब तक जो है वो बेहतर फील नहीं करते। फिर नेक्स्ट आता है आपके पास पेन डिसऑर्डर। पेन डिसऑर्डर में जो आपके पास प्राइमरी सिम्टम होती है पेशेंट में वो होती है पेन होती है, और ये वो पेन होती है जो नॉर्मली एनेस्थेटिक जनरल एनेस्थीसिया के एनाल्जेसिक से भी चाहे वो ट्रीट नहीं होती।
इनको जो है के लिए ज़रूरी है कि वो जो साइकोलॉजिकल फैक्टर्स जिनकी वजह से जो है वो पर्सन की जो है वो मेंटल स्टेट कन्वर्ट हुई है फिजिकल सिम्टम पेन की फॉर्म में, जब उनको ठीक किया जाता है उसके साथ साथ पेन जो है वो ठीक हो जाती है। और जैसे साइकोलॉजिकल फैक्टर का ऑनसेट स्वेटी एक्सरबेशन में चेंज आता है, वैसे वैसे उस पेन की इंटेंसिटी में या उसकी मेंटेनेंस में भी जो है वो स्वेटी में भी जो है वो चेंज आता है। नेक्स्ट आ जाए तो लास्ट आपके पास बताया हुआ हाइपोकॉन्ड्रियसिस। हाइपोकॉन्ड्रियसिस को इलनेस एंजाइटी डिसऑर्डर भी कहते हैं, इलनेस एंजाइटी डिसऑर्डर भी कहते हैं। इसको जो है फिजिकल पर्सन को प्री ऑक्यूपेशन होती है विद द फियर कि या तो उसको कोई सीरियस इलनेस डिजीज़ हो गई है या होने वाली है। ठीक है, क्लाइंट जो इस अंक है वो नॉर्मली अपनी बॉडी के सेंसेशन को जो है वो गलत इंटरप्रेट करते हैं, आपके लोग मिस इंटरप्रेट करते हैं। तो इस बीमारी में हाइपोकॉन्ड्रियसिस में पर्सन में डिजीज़ कन्विक्शन भी हो सकती है और डिजीज़ फोबिया भी जो है वो हो सकता है। नेक्स्ट ऑनसेट बताया तो सोमैटिक सिम्टम डिसऑर्डर जो है वो ज़्यादा फीमेल्स में ज़्यादा कॉमन होता है, वुमेन में ज़्यादा कॉमन होता है एज़ कम्पेयर टू मैन में। तो इसके साथ साथ आ जाओ तो बताया कि जो सोमैटिक सिम्टम डिसऑर्डर है वो ऑफन क्लाइंट जो सोमैटिक सिम्टम डिसऑर्डर के साथ है वो ऑफन एक्सपीरियंस करते हैं सिम्टम इन एडोलसेंस एंड दीज डायग्नोसिस में नॉट मेड अंटिल द अर्ली एडल्टहुड। यानी ज़्यादातर इस तरह के पेशेंट को जो सिम्टम्स होती हैं प्रॉब्लम होती है वो एडोलसेंस फेज में होती हैं, एडोलसेंस स्टेज ऑफ लाइफ में होती हैं और डायग्नोज लेकिन हम तब भी बनाते हैं जब तक कि वो एडल्टहुड नहीं हो जाते। ठीक है, यानी आफ्टर जो है वो ये अबाउट 25 ईयर एज में ही जाके जो है वो इस बीमारी का डायग्नोज होता है। कन्वर्जन डिसऑर्डर की बात की जाए तो ये ज़्यादातर जो है वो 10 से 35 ईयर एज के दौरान लोगों के अंदर प्रेजेंट होता है, ज़्यादा कॉमन देखा गया, रिसर्च ये कहती है। पेन और एंजाइटी डिसऑर्डर जो है वो पेन और इलनेस एंजाइटी डिसऑर्डर जिसको हाइपोकॉन्ड्रियसिस का भी हमने नाम दिया था, जिसमें पर्सन को डिजीज़ फोबिया या डिजीज़ का इन्फेक्शन हो सकता है, वो किसी भी एज में जो है वो प्रेजेंट हो सकता है। मैं नेक्स्ट आउट तो बताया हुआ है कि पीपल जो इलनेस एंजाइटी के साथ होता है वो ज़्यादातर जनरल मेडिकल या फैमिली प्रैक्टिस सेटिंग में जाते हैं। ठीक है, उनको पास चेकअप करवाते हैं, उनको कहते हैं कि हमें ये प्रॉब्लम है, क्योंकि जो है वो इट इज़ डिफ़िकल्ट टू मेक एक्यूरेट एस्टिमेट ऑफ अकरेंस। यानी चूँकि इतना के पेशेंट जो है वो मेंटल हेल्थ सेटिंग में नहीं जाएंगे या जो है वो साइकेट्रिक ओपीडी में नहीं चेकअप के लिए जाते हुए ज़्यादा जनरल फिजिशियन के पास जाते हैं। तो इसलिए आपके लोग एग्जैक्ट एक्यूरेट एस्टिमेट नहीं लगा सकते कि जो है वो इलनेस एंजाइटी डिसऑर्डर के साथ कितने लोग जो है वो होते हैं, कितने लोगों के अंदर ये डिसऑर्डर पाया जाता है। इसके साथ साथ वो लोग जिनको पेन डिसऑर्डर होता है, रिपोर्ट ऑफ पेन, वो भी वन ऑफ द मोस्ट कंप्लेन है। जो इस तरह के पेशेंट ज़्यादातर जो है वो मेडिकल प्रैक्टिस के पास जाते हैं, मेडिकल फिजिशियन के पास जाते हैं। तो इसलिए इसको भी जो है वो क्योंकि इतना हमें फिर जो है डिस्टिंग्विश करना डिफ़िकल्ट होता है कि इसके भी इधर फिजिकल कॉज है या साइकोलॉजिकल कॉज है। तो नॉर्मली जो पेन डिसऑर्डर और आपके पास इलनेस एंजाइटी डिसऑर्डर के लोग हैं, ये ज़्यादातर आपके पास जनरल फिजिशियन के पास जो है वो चेकअप के लिए जाते हैं। आगे आज जो थी बड़ी प्यारी थी, एक क्लासिफिकेशन बताई हुई है। सोमैटोफॉर्म डिसऑर्डर याद है DSM-4 टेक्स रिविजन में जो है वो सोमैटिक सिम्टम इलनेस डिसऑर्डर को सोमैटोफॉर्म डिसऑर्डर का नाम दिया था, लेकिन अब चेंज करके सोमैटिक सिम्टम इलनेस डिसऑर्डर कर दिया। इसमें जो है वो सिम्टम के लिहाज से बताया कि सिम्टम इमर्ज कैसे होते हैं, उसके लिहाज से दो, एक में सिम्टम इनवॉलंटरी होती है और एक में वॉलंटरी। जैसे कि आप पीछे 3 सेंट्रल फीचर्स की बात करो तो उसमें मैंने आपको बताया था कि जो इन डिसऑर्डर के साथ पेशेंट होते हैं, यहाँ हमने बात की थी कि जो सिम्टम है, जो सोमैटिक सिम्टम इलनेस डिसऑर्डर के पेशेंट में होती हैं, ये उस पर्सन के जो है वो कॉन्शियस कंट्रोल में जो है वो नहीं होती। इसी तरह आप यहाँ देख सकते हो ये इनवॉलंटरी में ये बताया है कि इनवॉलंटरी इन थाई डिसऑर्डर के अंदर जो पेशेंट के अंदर सिम्टम प्रोड्यूस होती हैं वो उसके कॉन्शियस कंट्रोल में नहीं होती, लेकिन जबकि यहाँ पे जो है ये उस पर्सन के कॉन्शियस कंट्रोल में होती है। यानी सोमैटिक सिम्टम डिसऑर्डर जिसमें फिजिकल सिम्टम होती है वो इनवॉलंटरी होती है, पर्सन के कंट्रोल में नहीं होती। इसका कन्वर्जन डिसऑर्डर जिसमें मैंने आपको बताया सडन सेंसरी मोटर डेफिसिट हो जाता है, उसमें भी सिम्टम जो है वो पर्सन के कॉन्शियस कंट्रोल में नहीं होती। फिर इलनेस एंजाइटी डिसऑर्डर जिसमें पर्सन को लगता है उसको कोई डिजीज़ फोबिया हो गया है या उसको जो है वो डिजीज़ कन्विक्शन हो गई है, तो ये वाली उसमें भी जो उसको सारी सिम्टम्स होते हैं उस पर्सन के कॉन्शियस को नहीं, उसके इनवॉलंटरी उसके कंट्रोल में नहीं होती। आगे आ जाओ तो ये दो रिलेटेड डिसऑर्डर हैं, एक को नाम देते हैं फैक्टिशियस डिसऑर्डर और दूसरे को नाम देते हैं मेलिंजिंग डिसऑर्डर। इसमें सिम्टम जो है वो पर्सन के कॉन्शियस कंट्रोल में होता है। ये रिलेटेड डिसऑर्डर इसलिए कहा गया है कि इसमें भी सेम सिम्टम वैसे ही प्रोड्यूस होते हैं जैसे सोमैटिक सिम्टम इलनेस डिसऑर्डर में होती हैं, बस फ़र्क सिर्फ ये होता है कि वहाँ सिम्टम इनवॉलंटरी होती है, पर्सन के कॉन्शियस कंट्रोल में नहीं होती, लेकिन यहाँ वॉलंटरी होता है, पर्सन अपनी मर्जी से उन सिम्टम के अंदर ऑल्ट्रेशन जो है वो
कर सकता है। जैसे फैक्टिशियस डिसऑर्डर आ जाते हैं और यहाँ पे आपके पास जो है वो मेलिंजिंग जो है वो डिसऑर्डर आते हैं। ये होते क्या है इनको हम आगे जो है वो डिटेल में देख लेते हैं। अब ये रिलेटेड डिसऑर्डर बताएंगे जो सोमैटिक सिम्पटम इलनेस डिसऑर्डर है नीड टू बी डिस्टिंग्विश फ्रॉम अदर बॉडी रिलेटेड मेंटल डिसऑर्डर, जैसे कि मेलिंजिंग या फैक्टिशियस डिसऑर्डर। मेलिंजिंग और फैक्टिशियस डिसऑर्डर को हम फैब्रिकेटेड या इंड्यूस इलनेस भी कहते हैं। अब ये डिफरेंस क्या है, क्योंकि पीछे हमने बात की सोमैटिक सिम्टम में इनवॉलंटरी सिम्टम प्रोड्यूस होती है और यहाँ पर्सन पीपल जो है वो फेन या इंटेंशनली यानी खुद अपनी मर्जी से जो है वो सिम्टम प्रोड्यूस करते हैं किसी न किसी पर्पज़ के लिए या गेन के लिए। मेलिंजिंग और फैक्टिशियस डिसऑर्डर का अगर आपको पेपर में क्वेश्चन आ जाए कि आप डिफरेंस बताएं बिटवीन सोमैटिक सिम्टम इलनेस डिसऑर्डर और मेलिंजिंग एंड फैक्टिशियस डिसऑर्डर, तो आप लिख सकते हो कि एक में जो है वो मेलिंजिंग और फैक्टिशियस पीपल विलफुली यानी अपनी मर्जी से वॉलंटरली इंटेंशनली सिम्टम्स को जो है वो प्रोड्यूस करते हैं, कंट्रोल